दिग्विजय के ट्वीट से नई सियासी बहस। सियासी हालातों ने बनाया मुस्लिमों को खलनायक। बीजेपी ने दिग्गी की सोच को बताया अलगाववादी। गुलाम नबी को पद्म भूषण मिलने से कांग्रेस दुखी। अभी सबसे ज्यादा दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट ही चर्चा में है, जिसमें लिखा है कि सियासी हालातों ने मुसलमानों को खलनायक बना रखा है। हम कौन से परिवार में जन्मे, यह ईश्वर या उन्हें अल्लाह कहो, वह तय करते हैं। इंसानियत ही मानव धर्म है जो हर धर्म की बुनियाद है। हालांकि इस पर बीजेपी ने तंज कसना भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय के बयान को अलगाववादी भी ठहराया है। गुलाम नबी आजाद जी को कल पद्म भूषण क्या मिला है, उनकी जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही दिग्विजय सिंह जी को मुसलमानों में आपको खलनायक नजर आने लगे। दिग्विजय सिंह जी 370 हट गई, ट्रिपल तलाक जैसे निर्णय हो गए, मुसलमान मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। अब चचाजान उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम समर्थन पता चल रहा है उन्हें कि उनकी कांग्रेस के पास नहीं आ रहा। तो ये अलगाववादी बातें दिग्विजय सिंह जी इस तरह की जानबूझ के करते हो। अब सवाल यह है कि आखिर दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट क्यों किया? क्या गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने से इसका कोई संबंध है? क्या कांग्रेस से नेताओं के हो रहे मोहभंग से इसका कोई संबंध है? या फिर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण की ये कोई नई रणनीति है? जो भी है, लेकिन ये डिबेट जरूर चालू हो गई है कि आखिर मुसलमानों को किसने खलनायक बना रखा है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दिग्विजय का भाईचारा। मुसलमानों को खलनायक किसने बनाया? ये सवाल दिग्विजय सिंह जी का माने या फिर आप ये माने कि इसके लिए हम पीछे चलते चले जाएं। पहले तो क्या मुसलमान खलनायक हैं? पहला बड़ा सवाल ये। खलनायक हैं तो ये बात कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है? दिग्विजय सिंह जी अगर थोड़ा और एलॉबरेट करते तो कुछ और तथ्य समझ में आते। उनका मतलब क्या था खलनायक बना दिया गया? क्या वो किसी पार्टी की तरफ से किसी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे थे? और अगर कर रहे थे तो उस पार्टी का नाम भी लेते, और नाम ना भी लेते तो ये बताते कि एक पार्टी है, नाम नहीं लूँगा और ये कारण है जिसकी वजह से मुसलमान खलनायक बन रहे हैं। इस देश में कुछ बहसें उठी ज़रूर, लेकिन वो बहुत तार्किक नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। आज़ादी के बाद धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये बड़ा चर्चा में रहा, और ये भी कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष तो कुछ हो ही नहीं सकता, पंथ निरपेक्ष शब्द अधिक उचित है। ये बहस अभी भी चल रही है, धर्मनिरपेक्ष कि पंथ निरपेक्ष अपनी जगह है। लेकिन बहस से अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हम जिस जातिवादी दृष्टि या सोच की बात राजनीति में देखते हैं वो बहुत ही पीड़ादायक होती है। बात सिर्फ अल्पसंख्यकों की या मुसलमानों की नहीं है, बात इस देश में रहने वाले उस हर जाति समुदाय की है जो कभी न कभी किसी न किसी कारण से राजनीति का केंद्र बिंदु बनता है, और कभी वो खुश होता है और कभी वो दुखी होता है। अलग अलग समाजों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली पार्टियां भी सामने आती हैं। समाजवादी पार्टी MY इक्वेशन, राष्ट्रीय जनता दल वो भी MY इक्वेशन, मुस्लिम यादव समीकरण, बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती थी। कांग्रेस जब तक ये मानती थी कि पूरे देश का कर रही है प्रतिनिधित्व तो उस पर भी आक्षेप लगे, बीजेपी पर भी आक्षेप लगते हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में ये बहसें अपने तार्किक कंक्लूजन तक तो नहीं पहुंचती और वो अटक जाती हैं। लेकिन इन विषयों पर बोलते हुए क्या बहुत सावधानी नहीं रखी जानी चाहिए? क्योंकि आप कह तो जाते हैं लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसे समुदाय को जो खुद सोचने लगता है कि क्या वो इस देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना कर रहा है क्या? वो बहुजन भी हो सकता है, वो सवर्ण भी हो सकता है और वो अल्पसंख्यक भी हो सकता है। विषय बहुत गंभीर है साहब, तो इस गंभीर विषय पर गंभीर वक्ता भी हमारे साथ हैं, और उन सभी से हमारी अपेक्षा ये रहेगी कि इस विषय पर कहीं ना कहीं हम तर्क से अधिक उस मर्म को भी समझें जो बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं सुशील शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा और सीनियर लीडर डॉक्टर हितेश वाजपेयी, जो नागरिक आपूर्ति निगम के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। हमारे साथ हैं अजय सिंह यादव, युवा नेता कांग्रेस के,
प्रवक्ता। सुशील जी, पहले एक टिप्पणी आपकी, विषय बहुत गंभीर है, किस तरह से आप इसे देखते हैं दिग्विजय सिंह जी की टिप्पणी को, और खलनायक किसने बनाया, और गुलाम नबी आज़ाद जी से कोई संबंध दिखता है क्या आपको इसका? देखिए शरद जी, ये तो फिर बहुत लंबी बहस हो जाएगी कि खलनायक किसने बनाया नहीं बनाया, लेकिन ये जो पहली इस पूरे ट्वीट की जो पहली लाइन है वो अपने आप में सारी बात कहती है, सियासी हालातों ने। तो सियासी हालातों में एक बड़ी, आप उसको देखेंगे तो बहुत बड़ा जो है कैनवास बनता है और उसको बनाया जाता है, उसको रंगा जाता है, उसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू होती है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है टाइमिंग। देखिए, अगर आप पूरे ट्वीट को अगर खंगालेंगे तो ये एक योगेंद्र सिंह ने जो इसको ट्वीट किया था, और उसमें एक जो है 1 या 2 मिनट का एक वो पूरा वीडियो है जो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन कई उस समाज में बहुत अच्छे ब्रिलियंट लोग भी हैं और डरने वाली बात को उसमें इंगित किया गया है। उसी को दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है। अगर उसमें तो ये, लेकिन टाइमिंग आप देखिए, इस वक्त अगर टाइमिंग देखी जाए तो वो टाइमिंग बहुत मायने रखती है। टाइमिंग को और एलोबरेट करिए। देखिए, यूपी में चुनाव चल रहा है, कांग्रेस की क्या स्थिति है, समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की, ऐसे स्थिति में ये वर्ग को आप जो उसके साथ सहानुभूति वाली बातें कह के जो है एक बड़े वर्ग को आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सवाल भी आपने जो खड़े किए हैं, वो सवालों को आप जनता के बीच में फेंक रहे हैं, और जो वीडियो है वो वीडियो बहुत कहानी कहता हुआ नजर आता है। लेकिन वो वर्ग जिसका अधिकतर, माफ़ कीजिएगा कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिसका अधिकांश राजनीतिक दलों ने एक ही नज़रिए से उसको देखा, मैं उपयोग शब्द नहीं कहना चाहूँगा यहाँ, वो कहाँ चौराहे पर खड़ा है? सब तरफ तो गया वो वर्ग। बहरहाल ये फिर दार्शनिक अवधारणा हो जाएगी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप अपनी बात कहें, फिर मैं मुकम्मल जवाब अजय सिंह जी से लूँगा, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता की ये टिप्पणी है। देखिए शरद जी, आपने बहुत कुछ अपनी प्रस्तावना में कह दिया है, और सुशील भाई ने भी पहली लाइन बता दी कि सब कुछ सियासी है। और देखिए, उनकी सियासत का आधार ही यही है जो आप कह रहे हैं ना कि भाई चुनाव आ रहे हैं तो उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए, सब चाहिए। तो हमेशा हुआ क्या है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स ने मुसलमानों को एक वोट बैंक बनाकर रख दिया है कि भाई, और हम लोगों को विलन बना दिया है कि भाई ये संघ और ये लोग जो हैं ये आपके विरोधी हैं। ये बार बार बताया जाना जिससे कि ये लोग इकट्ठे होकर इनके पास आ जाएं, और चूंकि इनको वोट मिलते ही रहे उनके, तो स्वाभाविक है कि उनके लिए सहूलियत का काम है कि उनको हमेशा डरा के रखो। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कभी आप किसी वैज्ञानिक के घर आपने देखा दिग्विजय सिंह जी गए हों, कभी आपने सुना कभी किसी बहुत सीनियर डॉक्टर के पास जो अल्पसंख्यक हो या इस्लाम को मानने वाले, उनके पास कभी दिग्विजय सिंह जी गए हों, उनके साथ कोई फ़ोटो उनकी दिखा दे आपको बहुत कम दिखेगा। उनके फ़ोटो आपको जाकिर नायक के साथ दिखाई देंगे, वो अफजल को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते दिखाई देंगे। कभी वो आजमगढ़ आते। अच्छा, आप सोचिए, मैं सुशील जी और आप दोनों से पूछूंगा, आजमगढ़ का इस्लामिक समुदाय में क्या सिग्निफिकेंस है साहब, ये बताइए ना। क्या वो एक उसका प्रतिनिधित्व करता है? क्या किस रूप में करता है? नहीं करता साहब। तो लेकिन वो ढूंढ ढूंढ कर ऐसी चीज़ों को लाते हैं जिससे कि एक उनकी एक आइडेंटिटी इस प्रकार की बने कि वो हमेशा उनके संरक्षण में आए। फिर आपने देखा होगा चुनाव के दौरान कमलनाथ जी ने भी बैठक ली, और वो वीडियो भी आप लोगों के सामने आया पूरी तरीके से कि भाई जब तक मुस्लिम इलाकों में हमको 99% बोले हिंदू 99% करते हैं, बोलेंगे आप जब तक 99 नहीं करोगे। अच्छा, 99 आप करो, और वो भी किसके पक्ष में करो? कांग्रेस के पक्ष में करो, मतलब ये भी बता के कहते हैं। तो मुझे लगता है, देखिए धीरे धीरे देखो, वो भी इंटरनेट की विंडो से देख रहा है, ऐसा थोड़ा ना है शरद जी। और मेरा मानना ये है कि आप कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, धर्मावलंबी अपने रास्ते चुनता है कि उसको क्या मानना है, धर्म थोड़ा ना बुरा होता है। तो ये बात लोगों को अब समझ में धीरे धीरे आने लग गई है साहब। और आज 14-15 राज्यों में हमारी बहुत, मतलब लगातार आप देखें तो मोटा मोटा मान के चले 1 दर्जन प्लस राज्यों में तो लगातार हमारी सरकारें शर्जी बनी हुई है, कहीं जाती कहीं आती है। तो कहीं पर भी आपको फिर भी माहौल बनाते हैं। जैसे वो एक पुराने उपराष्ट्रपति, उन्होंने कल कह दिया कि साहब वो तो एक डर का माहौल है और असुरक्षा का माहौल है। आप बताइए, कभी आपको यहाँ स्टूडियो में बैठे बैठे महसूस हुआ कि किसी ज़िले में अल्पसंख्यक बड़े डर के माहौल में है, ख़राब स्थिति है? नहीं है साहब। तो मुझे लगता है इस सब से साहब उनको आगे आने दीजिए, और प्रोग्रेसिव जो अल्पसंख्यक वर्ग है बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है। मुझे लगता है कुछ साल और लगेंगे
जब जयवर्धन और प्रियव्रत और इन लोगों की पीढ़ी आगे आएगी तो मुझे लगता है हमें मुक्ति मिल जाएगी इन विचारों से। जी बोलिए, आप मुकम्मल जवाब अजय सिंह जी आपका कांग्रेस की तरफ से। जी देखिए शरद जी, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक पे लगातार सक्रिय रहते हैं। प्रतिदिन वो 8-10 अलग अलग मुद्दों पे अपने कमेंट्स करते हैं। फेसबुक पे एक वीडियो चर्चित हुआ जिसमें अल्पसंख्यकों के मामले में इस तरह का डर दिखाया गया। सर पहले तो जैसे मुझे ये उन्हें- थोड़ा समझा दीजिए जी। कि क्या पार्टी उनका निजी इसको मान रही है राय, या मानती है कि ये पार्टी भी कुछ इसी तरह सोचती है? देखिए पूरी तरह दिग्विजय सिंह जी का निजी ट्वीट है, इसमें तो जी। कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी का जो ट्वीट है उसको हम पूरी तरह ठीक मानते हैं हालात में, क्योंकि फेसबुक पे एक वीडियो चल रहा था, उसमें तरह तरह के मुस्लिम समुदाय के लोगों के योगदान को दिखाया गया। उसके बाद भी समुदाय को खलनायक दिखाने की कोशिश की गई। उसके ऊपर दिग्विजय सिंह जी ने ये ट्वीट किया। ये जनरलाइज ट्वीट नहीं है, उस वीडियो के ऊपर ट्वीट है, इसलिए इसको जनरलाइज उसमें नहीं लेना चाहिए। रही बात कांग्रेस पार्टी की, और आप ये मानते हैं कि वो वीडियो कुछ पॉलिटिकल भावना से प्रेरित वीडियो है? वो देखिए जो वीडियो है वो गैर राजनीतिक व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर डाला गया था। अब भावनाएं तो मैं नहीं कह सकता हूं कि कौन व्यक्ति है उसकी क्या भावनाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि सबसे पुरानी सनातनी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन हमारा राजनीतिक एजेंडा है, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। सनातन की तरफ बड़ा रुझान बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ा गहरा हो गया। देखिए रघुपति राघव राजा राम से गांधी जी की शुरुआत होती थी काम की, और हमारे तमाम प्रार्थना सभाएं, तमाम आयोजन में पूजा पाठ को विशेष महत्व हमेशा दिया जाता रहा। इसीलिए हम सनातनी परंपरा के लोग हैं। लेकिन राजनीतिक एजेंडा हमारा सभी धर्मों को बराबरी से सम्मान देता है, सभी धर्मों के लोगों को बराबर महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की राजनीति नहीं करी है। मैं इसको कोट करता हूं। आज 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूं, एक अल्पसंख्यक वर्ग के एक भी प्रतिनिधित्व को आपने उम्मीदवार तक नहीं बनाया। ये कैसी आपकी राजनीति? आप कह रहे हैं हम सबको समान रूप से देखते हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली में बैठक करते हैं, अजीत सिंह जी से अपील करते हैं कि जाटों ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो आप हमारे साथ आ जाइए। कौन से मुगल हैं इस समय देश में जिनके खिलाफ आने के लिए अजीत सिंह जी को बुलाया जा रहा है? तो आपकी राजनीति स्पष्ट है बंटवारे की, लेकिन कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सद्भाव की राजनीति करती है, और हम चाहते हैं कि सभी को बराबरी से सम्मान मिलना चाहिए। धार्मिक रूप से हम सनातनी हैं, हमारे तमाम नेता सनातनी रहे, दूसरी बार आपने करते रहे। बहुत सनातनी शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन मैं ये भी सवाल आप सभी राजनीतिक दलों के सामने रखूंगा कि ब्राह्मण, ठाकुर, बहुजन, आदिवासी, सिख, ईसाई, ये सब अगर आप इस तरह के प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो हर राजनीतिक दल से पूछा जाएगा कितने सिखों को टिकट मिला, कितने दलितों को टिकट मिला, आप सामान्य सीट पर भी दलित क्यों नहीं लेकर आते हैं, फिर महिलाओं को कितना टिकट मिला, फिर इस वर्ग की कितनी। इसमें मत उलझाइए राजनीति को। बड़ा डॉक्टर साहब आप देखिए, मैं तो चूंकि आपने सनातनी पकड़ लिया, मेरा बहुत प्रिय विषय है, आप दोनों के सामने रखूंगा। देखिए, जब 1857 का देश में आंदोलन हुआ, हम सबको मालूम है कि नेशनलिज्म का एक बड़ा माहौल ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, राष्ट्रवाद का खड़ा हुआ। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि भाई इसको कैसे डाइल्यूट किया जाए, तो उन्होंने इसको आवाज़ देने के लिए डोमिनियन में इन्होंने एओ ह्यूम के साथ में, जो सिविल सर्वेंट थे, कांग्रेस की स्थापना करी। ये सत्य है। तो सनातनी कैसे, ये नहीं पता मुझे। खैर एनीवे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। उसके बाद क्या हुआ, 1905 में आपको मालूम है धर्म के आधार पर बंग भंग पूरा विभाजन का पूरा कार्यक्रम हुआ देश में अंग्रेज़ों द्वारा। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न किया गया, और ये बात अलग है कि उनको कलकत्ता से ही फिर इधर दिल्ली आना पड़ा। मैं आपको सनातनी की तरफ ले जा रहा हूँ सर, कि ये जो बात यहाँ पर करी गई, और उसके बाद आप देखिए लगातार विभाजन हो रहे हैं। जब से कांग्रेस का जन्म हुआ, अंग्रेजों की सल्तनत के अंदर हुआ, 47 में हुआ, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो बुनियाद अंग्रेज़ों ने रखी थी, वो आज तक लिगेसी के रूप में इस कांग्रेस में चली आ रही है, जिसको सनातनी इन्होंने कहा। मैं इसको कैथोलिक कांग्रेस आज की डेट में मानता हूँ। चलिए, इन सबसे बचें हम ऐसी सनातनी कहने से, क्योंकि संविधान बीजेपी, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दलों से एक ही अपेक्षा रखता है कि आप जो संवैधानिक दायित्व आपके हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, और संविधान कभी आपसे नहीं पूछता कि आप सनातनी हैं कि आप गैर सनातनी हैं,
और ये कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपकी सियासत करने के लिए, या आपके प्रचार का? कांग्रेस सेक्युलर कहती है अपने आप। जी, हमारी ये अजय विचारधारा अजीजा सनातनी राजनीतिक कह दिया। धर्मनिरपेक्ष है। मैंने आपसे स्पष्ट कहा हमारे नेता सनातनी रहे, लेकिन आपने हमारी कहा कांग्रेस विचारधारा सनातनी है। हमारी विचारधारा इनको आप देखे धर्मनिरपेक्ष correct कर लिया, पीछे चले है। गए। सभी धर्मों को बराबरी से चलो, सम्मान आप डर देने गए, की पीछे हमारी चले गए। राजनीतिक विचारधारा है। सनातनी सवाल ये है है जो डॉक्टर हमारे ने नेता सनातनी भी, हैं। डॉक्टर वाजपेयी ने एक बात कही कि मुसलमान खलनायक बनाया गया है। कभी कहा जाता है मुसलमान डर गया है, और मैं मुसलमान शब्द ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये देश की अलग अलग राय, कहीं कहा जाता है कि आदिवासी डरा हुआ है, कहीं कहा जाता है दलित डरा हुआ है, कहीं ये भी कहा जाता है सवर्ण डरे हुए हैं। यहाँ तो साहब जिस तरह की राजनीति चल रही है, ये राजनीति का चेहरा बड़ा डराता है। और सवाल ये है कि ये सही समय है, ये बात सही है कि अभी जिस तरह का हमने देखा है परिवेश, और जिस तरह से अल्पसंख्यक वर्ग की रिएक्शन हमने ट्रिपल तलाक पर देखी, 370 पर देखी, तो वो ठहर कर देख रहा है। लेकिन क्या ये रिएक्शन जिस तरह के आते हैं तो उनके अंदर भी कुछ कंफ्यूजन पैदा करते हैं, और उनके लीडर जो हैं, जो सियासत कर रहे हैं, जिनसे हम ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो पूरी तमाम बिल्कुल एक उत्कर्ष और उत्साह और त्याग की भावना से मुख्य धारा में लाएंगे, वो भी कंफ्यूज करने लगते हैं अपनी कम्युनिटी को। देखिए शरद जी, पहली बात तो यह है कि किसी भी कौम हो, किसी भी उसमें नायक भी होंगे, खलनायक भी होंगे। और दूसरा, अगर आप ये देखेंगे कि ये हुआ संख्या क्यों, किनकी ज्यादा है? ये एक अलग नहीं, सर, सभी में देखिए, नहीं सभी देखिए, बिगाड़ के डर से नहीं, ईमान की बात ना कहो। नहीं देखिए, सभी में है, सभी में नायक भी मिलेंगे, सभी में खलनायक भी मिलेंगे। दूसरी बात ये देखिए, जो हितेश जी ने जो शब्द का उपयोग किया, तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल बीजेपी ने बहुत किया, लेकिन क्या कारण रहे कि उस तुष्टीकरण की बात को जनता ने मान्य किया? ऐसे कौन कौन से उदाहरण पिछली सरकारों ने पेश किए, या क्या क्या ऐसी गलतियां की जिसके कारण ये बात, इनकी कही गई बात जनता के बीच में स्थापित होने लगी? ये बहुत समझने वाली बात है कि जब चीज़ें ये दोनों ही दल बोलेंगे, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, लेकिन जो जनता जो बैठ के देख रही है वो किसकी बातों को उदाहरण के साथ मान पा रही, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे अभी आप देखिए, डराने वाली बात है, देखिए किन लोगों ने कहा, आप भोपाल में हम सब रहते हैं, सब जगह जाते हैं, मुझे तो कहीं ऐसा डर का माहौल नहीं लगता, लेकिन एक बॉलीवुड का अदाकार बोलता है तो मैसेज क्या जाता है? एक बड़ा संवैधानिक पद पर रहा हुआ व्यक्ति बोलता है, तो ये आप जो नीचे जो मास जो आम जनता है उसको आप जो है कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं। भोपाल में ऐसा कोई माहौल नहीं है, किसी शहर में ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन जब बड़े लोग जिनको हम आइडल मानते हैं, जिनकी जो आदर्श हैं, जो नायक हैं, वो यदि ये बात कहते हैं तो उस बात को लेकर एक भ्रम पैदा होता है, और उसी भ्रम से जो है इन सियासतदानों के अपने हित सधते हैं और अपने ही हित बिगड़ते हैं। जी अजय जी, देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन एक वर्ग विशेष को राजनीतिक रूप से उपेक्षित किया जाना क्या सही माना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में उस वर्ग विशेष के नेताओं को राजनीतिक महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि भाजपा के नेता उन्हीं के नाम पे प्रतिदिन राजनीति करते हैं। मैंने डॉक्टर साहब को कोट किया था कि 5 राज्यों में आपने एक भी उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया, जबकि उत्तर प्रदेश में तो करीब 20% आबादी है। तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ने एक रणनीति बनाई, किसी तरह से टारगेट किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करती। हमें राजनीतिक नुकसान भी हुआ इस बात का, लेकिन उसके बाद भी हमने कभी धर्म जाति की राजनीति नहीं करी। हमारी पार्टी में सभी वर्ग के नेता बड़े बड़े पदों पे, राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचे, तमाम हमारी सरकारों में रिप्रेजेंटेशन सभी वर्गों का रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये सोच नहीं रही। इससे देश को ना गुलाम नबी आजाद जी को, बिल्कुल, गुलाम नबी आजाद जी को उनके योगदान के लिए पद्म अवार्ड मिला है, जो स्वागत योग्य है। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, और तमाम लोगों को जिनने ऐसा काम किया है उन्हें इस तरह के अवार्ड मिलना चाहिए। सामान्य चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें राजनीति केवल भाजपा के नेता कर सकते हैं। नाम और जाति से अवार्ड का विश्लेषण केवल भाजपा कर सकती है, कांग्रेस ने कभी नहीं करी। सवाल भी तुष्टीकरण का ही सवाल है, लेकिन ये खूब पूछा जाता है बीजेपी से खास तौर पर कि 230 सीटों पर कितने मुस्लिम कैंडिडेट हैं आपके। अब कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए कि क्या आप आबादी के मान से आप भी देते हैं क्या टिकट? मुस्लिम की आबादी मध्य प्रदेश में, अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी कितनी है, और क्या ऐसा करने से इस वर्ग का उत्थान हो जाएगा? अगर हमने इस वर्ग को टिकट दे दिया
और इस देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं अल्पसंख्यक वर्ग से। अगर हम इसको विकास का पैमाना मानते हैं कि एक, माफ़ कीजिएगा मैं फिर जाति की तरफ आ रहा हूँ, कि फला जाति के सवर्ण जाति या पिछड़ी जाति या दलित जाति या आदिवासी जाति का बन गया तो देश उत्थान के रास्ते पर उस वर्ग के चला जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? फिर ये सवाल इस तरह से क्या चिढ़ाने के लिए पूछा जाता है, चिढ़ौनी बन जाता है? जी देखिए, आप लोगों ने देखा कि देश में सबसे मजबूत फैसले एकीकरण के किसने लिए? एकीकरण के, जैसे कि महिलाओं को समान अधिकार मिले, विवाह विच्छेद का, ये किसका निर्णय था? भारतीय जनता पार्टी का। तो अब आप तय कर लो कि साहब हमारा ये निर्णय लोगों के मजे लेने के लिए था या तुष्टिकरण के लिए था या वाकई में वो सोशल जस्टिस का फॉर्म था। कभी कांग्रेस कर पाती, कभी नहीं। कांग्रेस मौलानाओं के दबाव में चलती है, जिसके तहत महिलाओं का शोषण होता था वर्ग में। तो स्वाभाविक है कि एक बड़ा फैसला लिया, आपने उदाहरण दिया, मैंने नहीं दिया, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, एक देश एक नागरिक, इसमें कौन सा धर्म, कौन सी जाति और किसका तुष्टिकरण हो गया? शरद जी आप बताइए, ये करने में क्या आपत्ति किसी को होना चाहिए? लेकिन सबसे ज़्यादा आपत्ति किसको है? इसमें कांग्रेस को रहती है। सीएए और सबको बैकअप किसने दिया पीछे से विरोध को? कांग्रेस ने दिया। तो कांग्रेस जो है वो बहुत अच्छे से जानती है कि सड़क पर जो मुसलमान है वो तो बहुत अच्छा है, अच्छे से काम करता है। जो आपने बात कही, सुशील जी ने कही, हम लोग आपस में बैठते हैं, कॉफ़ी हाउस में हमको कभी कोई दिक्कत नहीं महसूस होती। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे साथ के सब लोग, हम लोग बहुत आनंद से काम करते हैं। लेकिन ये सियासत बार बार उनके अंदर दहशत पैदा करने का काम करती है। और दिग्विजय सिंह इज चैंपियन ऑफ दैट थिंग। ये कुछ भी बोले, देखिए आप उनके डर से उन्हें बोलते निजी बयान है, फिर बोलते सनातनी है साहब कांग्रेस, बोले हमारा कोई, ये ऐसे थोड़ा ना होता साहब। लोग भी समझते हैं, लोग पढ़ते हैं, लोग सुनते हैं, और उसमें से एक डिबेट ये है। तो जरूरी नहीं कि इस डिबेट को यहाँ जीता जाए। लोग जागृत हैं, लोग बहुत अच्छे से समझते हैं क्या हो रहा है। बहुत संक्षेप में अजय जी। मेरा बस इतना सा कहना है कि हम ये नहीं कहते हैं कि किसी धर्म के आधार पर राजनीति और रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, लेकिन धर्म के आधार पर किसी को अवॉइड किया जाए, ये राजनीति कहाँ तक सही है? आजाद को उसके आधार पर थोड़ा ना पद्मश्री दिया। आपसे 4 बार पूछे, गुलाम नबी आजाद को पद्मश्री दिया तो आपको तारीफ करना चाहिए थी। बड़ी खूबसूरत, मैंने तारीफ करी, मैंने स्वागत किया। आपको बोलना चाहिए कि कितने अच्छे धर्म के आधार पर दिया। लेकिन मैंने राजनीतिक आपके हिसाब से धर्म के आधार पर दिया। आपसे 5 बार पूछा और आपने खूबसूरती से टाल दिया कि क्यों नहीं दिया एक भी प्रतिनिधित्व। धर्म के आधार पर जब पद्म विभूषण नहीं दिया जाता है तो आप टिकट क्यों मांगते हो? आधार पर राजनीति वहां पर बोलते हो कि धर्म के आधार पर नहीं, उनकी योग्यता से मिला। आपकी पार्टी योग्यता के आधार पर टिकट दिए जाते हैं तो क्या दिक्कत है? धर्म के आधार पर क्यों अवॉइड किया जा रहा है एक विशेष धर्म को? ये हमारा कहना है, ये राजनीति का विषय है, ये राजनीति का विषय है। आप मुझे बता दीजिए क्यों अवॉइड किया जाता है? बोलने नहीं देंगे या सुन लेंगे 10 सेकंड? धर्म के आधार पे आपने एक देश बना दिया, और क्या करोगे साहब? कांग्रेस और क्या करना चाहती है बताओ? अब योग्यता के आधार पे लोगों को टिकट ले लेने दो, पद्मश्री ले लेने दो, और मत डालो साहब, मत डालो, राजनीति नहीं हो सकती, मत डालो उसके। सुशील जी, बड़ा प्रश्न यही है कि ये जो मसला है, इस मसले को किसी कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी आज जिस स्थिति में है उसकी वजह क्या वो स्वयं है? ये सवाल बहुजन समाज पार्टी को ही पूछना चाहिए कि जिस वर्ग की नुमाइंदगी का दावा करती हुई वो सत्ता तक पहुंची, क्या वो उसका रिप्रेजेंटेशन कर पाई? और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर आधार कमज़ोर होता है तो उसको पहले अपने रेट्रोस्पेक्शन पे जाना चाहिए कि हम क्या समाज के जिन वर्गों की नुमाइंदगी करके पहले सत्ता में थे, क्योंकि ध्रुवीकरण की आप बात कर लीजिए, कब तक किया जा सकेगा साहब? 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव, कब तक करोगे आप? उसके बाद तो आप कहीं थकोगे। लोग आखिर क्या देखते हैं? तो सवाल यह है कि कल कोई सुप्रीम कोर्ट आकर ये कहे कि नहीं साहब ये मसले आप नहीं उठाएंगे, तब क्या हम इन विषयों पर बात करना रोकेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं तो रोक होनी चाहिए। कंक्लूडिंग रिमार्क। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोक होना चाहिए, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि देखिए जिस तरीके की चुनावी राजनीति इस वक्त भारतवर्ष में चल रही है उसमें ये एजेंडा अपने आप ही शामिल हो जाता है, वो किसी दल विशेष को लाभ पहुंचाता है। एक तो ये अगर बेहतर हो कि 5 साल में एक बार एक साथ चुनाव होंगे तो कम से कम बाकी 4.5 साल हम चैन की नींद सोएंगे। बार बार जो हर कहीं किसी स्टेट में इससे पॉलिटिक्स आ जाती है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, देखिए बीजेपी बहुत सारी बातें अभी हितेश जी ने की, लेकिन आप जाटों को मना रहे हैं, आप उनके बीच जा रहे हैं, क्या ऐसी पहल आप कभी इस वर्ग के लिए भी करते हैं? हमें तो कभी नहीं दिखाई देती।
अभी हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ट्रिपल avoid तलाक, करते हैं, पहल करते हैं, avoid 3 करने तलाक की का पहल बंद करते किया हैं। जाना क्या avoid मानते करने हैं की पहल करते हैं नहीं, कि नहीं, नहीं, हम avoid कर रहे हैं। अजय भैया मजाक मत तोड़ा नहीं, मैं मुसलमानों गंभीरता से कह रहा हूँ, आप 3 राजनीतिक तलाक का बंद representation किया में जाना, avoid करते और हैं एक target बताओ ना, करके। एक मैं- 3 मैं तो तलाक बात का देखिए, बंद बात किया पूरी जाना क्या है। है? अगर आपको conclude ध्यान करूं। होगा, अगर आपको ध्यान सुशील होगा जी, क्या कि है 3 तलाक का बंद नहीं किया नहीं वो मैंने तो आपकी तरफ बात की थी, जिस तरीके से जो है आप देखिए हम सेशन भाई के समय टिकट दे दे के नहीं जब- विभाजित करना जो- चाहते। जो राजनीतिक भारत representation निर्वाचन भी आयोग की जो शक्तियां हमने सेशन के समय देखी थी, वो शक्तियां उसके बाद हमने कभी नहीं देखी। और ये सारे मसले निर्वाचन आयोग में जाकर कहीं ना कहीं एक आचार संहिता बन सकती है, इसको लेकर भी उस पर चुनाव आयोग का भी कोई ध्यान नहीं है। उसी तरीके आप देखिए लगातार ऐसे कटु बयान, अभी भी आप देखिए कितने वीडियोज आ रहे हैं जो एक से मतलब ऐसा लग रहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, विभाजन कर रहे हो। चलिए, बहुत पहले एक नामचीन पत्रकार, नाम लेने में भी संकोच नहीं, प्रभाष जोशी जी का एक कॉलम आता था कागद कारे, उसमें उन्होंने लिखा था कि लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति भी द्यूत क्रीड़ा जुए की लत की चपेट में क्यों आया। तो उत्तर प्रभाष जी ने अपने विश्लेषण से दिया था कि इजी मनी, जो बिना उद्यम के प्राप्त हो धन, वो बहुत प्रिय होता है व्यक्ति को और उसके पीछे उसकी आसक्ति बड़ी गहरी होती है। क्या राजनीतिक दलों की यह आसक्ति भी है कि इस तरह का पोलराइजेशन इजी वोट है, बहुत आसानी से ये मत मिल जाता है, इसमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, इसीलिए जाति जाति कर कर आप इन विषयों को उठाकर ले आते हैं और उनकी टीका। लेकिन ये इजी मनी या इजी वोट देश के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है सर, और हमको ये किनारे पर ले आता है और हमारा 5000 साला फैब्रिक बताता है कि हम इस ट्रैप में कभी नहीं रहे। इसलिए किसी को चिंता नहीं पालनी चाहिए कि भारत में ये वर्ग सुरक्षित नहीं है या ये वर्ग चिंतित है। हमें बहुत अच्छे से आता है साथ रहना साहब। मुगलों ने कोशिश की, अंग्रेज़ों ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन हम खूब अच्छे से साथ रहते आए हैं, कोई हमें ना सिखाए और हम साथ रहते रहेंगे। ये बीच में जो टीका टिप्पणियां आती हैं तमाम राजनीतिक दलों, किसी एक व्यक्ति की तरफ से नहीं, वो मुश्किल पैदा करती। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कवर्धा से कालीचरण तक। नमस्कार।